कि साहित्य और पत्रकारिता के बीच हिंदी कहाँ दिखती है। मुझे याद आता है करीब 25-30 साल पहले का वो समय, जब इकलौता दूरदर्शन था हमारे पास और बहुत से साहित्य कार्यक्रम आया करते थे। आज जब मैं हिंदी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम PH3 की हिंदी की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल, अभी 3 ही दिन बाद भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन। हिंदी असल में अब उत्सव की भाषा मुझे दिखने लगी है। पिछले 3 साल में 4 साल में जब भी हिंदी के पखवाड़े हुए, मैंने अपने आप से भी ये सवाल पूछा कि क्या हिंदी को भी पखवाड़े की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। मुझे लगता है शायद अंग्रेजी को जरूरत है पर हिंदी को नहीं, क्योंकि हिंदी ने अपने आप को स्थापित कर लिया है, हिंदी ने अपने आप को खड़ा कर लिया है। हिंदी बहुत मजबूत भाषा है और हिंदी बहुत सबल भाषा है। अभी जब विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियां चल रही थी, मुझे बताया गया कि 9 तारीख को जब पहला दिन होगा, जब सम्मेलन 10 तारीख को जब सम्मेलन की शुरुआत होगी, तो जिस पत्रिका का प्रधानमंत्री विमोचन करेंगे, गगनांचल नाम है उसका, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स छापती है, त्रैमासिक है, उस पर किस तरह की मेहनत की गई, किस तरह का प्रयास किया गया और दुनिया भर से हिंदी के अलग अलग लेखकों का चुनाव किया गया, कविताओं का चुनाव किया गया और उसके बाद उस पत्रिका को नया रूप दिया गया। ऐसा पहले नहीं होता था कि हिंदी के एक उत्पाद को लेकर बाजार इतना सोचे, इतनी बार सोचे और उसको एक मॉडर्न कायाकल्प देने की कोशिश करे। दूसरा बदलाव जो मैं देख रही हूँ वो हिंदी के मेलों को लेकर मुझे लग रहा है। जैसे मैंने कहा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मैं जब भी गई, मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और खुशी भी हुई कि अलग अलग भाषाओं के बीच हिंदी ने अपनी बहुत ही खास जगह बना ली है। तमाम सम्मेलनों में ऐसे लोग भी जरूर बुलाए जाते हैं जो ठेठ तौर पर हिंदी के हैं, जिनका सारा काम हिंदी का है और जिन्हें एक ऐसे बाजार की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय है। मैं समझती हूँ कि ये माहौल हमारे लिए और आपके लिए हर तरह से बहुत रोचक है। तीसरी चीज जो मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी वो ये कि हमें पखवाड़े की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें ये बोलने की भी जरूरत क्यों पड़ती है कि हमें हिंदी को एक खास जगह पर, एक खास रुतबे पर लेकर जाना है। मैं समझती हूँ कि हिंदी के विद्यार्थी और हिंदी के शिक्षक को इस बात को भी खास तौर पर गौर देकर ये जानना चाहिए कि बाजार किस तरफ जा रहा है और माहौल कैसा बन रहा है। जैसे कि हिंदी की पत्रिकाओं को लेकर एक गिरावट का माहौल हमने देखा। हमने ये भी देखा कि हिंदी अपने आप में इतनी गुटों में बटी है, इतनी धाराओं में बटी है, इतनी विचारों में बटी है कि उसने शायद उसकी विकास की गति को काफी हद तक रोकने की कोशिश की। दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो है प्रकाशक का बाजार। शायद इस पर भी सोचना चाहिए। लेखक बहुत हैं, कवि बहुत हैं, आलोचक बहुत हैं, चिंतक बहुत हैं। इन सब के बीच प्रकाशक कहाँ है और प्रकाशक क्या लेखक को वो जगह दे रहा है जो उसे चाहिए, और अगर दे रहा है तो किन शर्तों पर दे रहा है। 2 साल में मैंने खास तौर पर देखा कि कुछ एक ऐसी किताबें भी चर्चित हुई जो कहीं से भी चर्चा योग्य नहीं थी, और कुछ किताबें बिल्कुल भी चर्चा में नहीं आई क्योंकि उनके पास मार्केटिंग नहीं थी। तो हिंदी क्या इसलिए पिछड़ जाएगी कि उसके पास मार्केटिंग नहीं है, उसके पास 3 Ps नहीं है, उसके पास प्रोडक्ट है लेकिन उसके पास बायर नहीं है? शायद हमें ये भी सोचना होगा। और जो एक चीज जिसमें हिंदी थोड़ी सी पिछड़ी, अभी जब मैं सुन रही थी कि अनु भार्गव जी ने कविता कोश की शुरुआत की थी, मुझे इस बात का ठीक से इल्म नहीं था कि उनकी वजह से कविता कोश ने जन्म लिया। मैं भी इस कोश के जरिए अपने आप को लाभान्वित करती रही हूँ, और इसलिए मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी कि हिंदी के इस पूरे बाजार में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका अदा की है। आप सोशल मीडिया में जाइए तो आपको इतने लेखक और कवि मिलेंगे कि ताज्जुब होता है। लगता है कि जैसे हिंदुस्तान का हर इंसान कविता लिख रहा है, हिंदुस्तान का हर इंसान लेखक हो गया है, या फिर एक अजीब तरह की एक शाब्दिक कबड्डी का माहौल भी बन गया है। इसके अपने सुख हो सकते हैं लेकिन इसकी कुछ परेशानियां भी हैं जिस पर चिंतन की जरूरत है। मैं एक मिसाल यहाँ पर देना चाहूंगी। जब मैं तिहाड़ जेल पर काम कर रही थी, कभी खानवी जी ने मुझे कहा
कि वर्तिका ने तिहाड़ पर बहुत काम किया बिना जाए। ये बात सही है कि मैं कैदी नहीं थी तिहाड़ में, लेकिन मैं जेल बहुत बार गई और इतनी बार गई हूँ कि आप मुस्कुरा सकते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना चाहे आप उस पर हंस सकते हैं। मैं बहुत बार जेल गई और मैं क्यों गई वो मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ। अगर आपके प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको एक छोटी सी फिल्म भी दिखाती हूँ। क्या मैं आपको बता सकती हूँ जेल के बारे में? आप सुनना चाहेंगे? मैं जेल में लैपटॉप मैं जेल में पहली बार गई थी करीब 20 साल पहले, जब किरण बेदी वहाँ की डीजी थी। और उसके बाद एनडीटीवी के दिनों में अक्सर मैं रिपोर्टिंग के दौरान जेल देखने का मुझे मौका मिला। लेकिन मैं साहित्य और पत्रकारिता को जोड़कर जेल को एक नए अंदाज से देखना चाहती थी। इसलिए पिछले 3 साल से मैंने जेलों के बहुत से चक्कर काटे। और एक और वजह भी थी, मैं ये भी जानना चाहती थी कि क्या साहित्य वही इंसान रख सकता है जिसके बारे में हमने एक सांचा ढाला है, पढ़ा लिखा, समझदार दिखने वाला, इतना बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन, किसी एक खास शहर में रहने वाला या किसी एक खास कस्बे में रहने वाला वही कविता लिख सकता है, या दुनिया के किसी खास हिस्से में रहने वाला क्या वही कविता लिख सकता है? मैं देखना ये चाहती थी कि जिनको हमने जेलों के अंदर रखा है वो कविता लिख सकते हैं कि नहीं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रयोग बड़ा सफल रहा, और इस कदर सफल रहा कि ये कविता की किताब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। और मैंने ये पाया कि जब मैंने उन कैदियों से कहा कि आप कविता लिखते हैं, तो उन तमाम कैदियों ने पहले परिचय में मुझे कहा कि वो नहीं लिखते। हर कैदी ने मुझे कहा कि वो कविता नहीं लिखता। और मैंने उस सवाल को फिर बाहरी दुनिया से कंपेयर किया। बाहरी दुनिया में जब मैं किसी से मिलती हूँ और मैं पूछती हूँ कि क्या आप कविता लिखते हैं, तो ज़्यादातर लोग वो कहते हैं हाँ। मैं उस चुप्पी को भी जानना चाहती थी। और मैंने ये भी पाया कि असल में ये बात सही है कि साहित्य की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, साहित्य को लेकर कोई मैथमेटिकल शायद ग्रामर नहीं हो सकती, साहित्य कोई भी रच सकता है। और उसके बाद जब एक गाने पर काम हुआ और उसे जब सारे कैदियों ने गाया, उसके बाद मुझे ये भी महसूस हुआ कि असल में साहित्य की खिड़कियों को बहुत खोलने की जरूरत है। हम जितनी बार उन खिड़कियों को खोलते हैं, हम उतना ही ज्यादा संवाद के रास्ते को और भी ज्यादा सशक्त बना देते हैं। एक और चीज जो मेरे जहन में आती है कि हिंदी ने जिस माहौल को बनाया, अब मैं देखती हूँ जैसे किसी हिंदी के लेखक को कोई पुरस्कार मिलना होता है, वो खबर हमें सोशल मीडिया में बहुत खुशी के साथ मिलती है। इस नई सरकार में बाकी चीजों के अलावा सेल्फी काफी प्रचारित हुई है। युवा भी सेल्फी खींचते हैं। कल मैं देख रही थी कि प्रधानमंत्री की मेट्रो यात्रा पर इस बात की कवरेज से ज्यादा कि मेट्रो से कितना फायदा होगा, कवरेज ज्यादा ये थी कि सेल्फी किसने कैसे खिंचवाई। ये इस बात को भी शायद साबित करने का प्रयास है कि हम जिंदगी की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके साथ हम किसी तरह की मनोरंजन के पुट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौर में हम जब मीडिया को भी देख रहे हैं, आज कमर्शियल मीडिया के पास इतना समय नहीं है कि वो दूरदर्शन की तरह पत्रिका जैसा कार्यक्रम दिखा पाए या दूरदर्शन की तरह किताबनामा जैसे कार्यक्रम को जगह दे। प्राइवेट मीडिया में किसान नहीं बिकता, प्राइवेट मीडिया में साहित्य नहीं बिकता, प्राइवेट मीडिया में अक्सर संवेदनाएं नहीं बिकती, प्राइवेट मीडिया में इंद्राणी मुखर्जी बिकती है। प्राइवेट मीडिया में वो तमाम चीजें बिकती हैं जिसके ऊपर मसाला डालकर बड़े स्वाद के साथ जिसे खोलकर महसूस किया जा सके। लेकिन इस सब के बीच अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो साहित्य का हुआ। एक और मिसाल जो मुझे याद आती है 2003 में जब मैं एनडीटीवी छोड़ने वाली थी और एनडीटीवी हिंदी और अंग्रेजी अलग हो रहा था। उस दौर में तमाम चैनल्स ने हिंदी के ऐसे लोगों की तलाश करनी शुरू की जो हिंदी के बाजार से आते हों, हिंदी की भाषा को लिख सके और हिंदी को समझे। उनमें एक मिसाल प्रियदर्शन भी है। मुझे याद है जब प्रियदर्शन ने ज्वाइन किया तो इनकी भाषा की जो लचक थी, वो लचक ज्यादातर उन मीडिया कर्मियों में नहीं थी जो मीडिया तो जानते थे लेकिन भाषा में पकड़ में वो काफी पीछे थे। आज भी पत्रकारिता के विद्यार्थियों को बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी भाषा को मांझना चाहते हैं तो कुछ खास किस्म की पत्रिकाओं को, कुछ खास किस्म के अखबारों को आप जरूर पढ़िए, कुछ खास किस्म के बुलेटिन्स को जरूर आप देखिए ताकि आप अपनी भाषा पर पकड़ जमा सकें। आज हाँ, ये कहना मुश्किल है कि किस कमर्शियल टेलीविजन चैनल को आप देखेंगे तो आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी,
मैं भी वो जोखिम नहीं उठाऊंगी कि आपको कहूँ कि चैनल को देखिए और इससे आपकी भाषा सही हो जाएगी। ये जोखिम उठाना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये मुझे ज़रूर लगता है कि सारी कंपटीशन के बीच में कहीं ना कहीं भाषा ने अपने आप को बहुत खो दिया है। और साहित्य और पत्रकारिता, इन दोनों रिश्तों के बीच हमें जो खुलापन और जो नई लय दिख रही है, जो नया रागात्मक लगाव दिख रहा है, वो आने वाले समय में हिंदी के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही रोचक होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।